नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल केकेटी जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। शब्द रचना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रचना के आधार पर जब तीन तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मात्र 2 मिनट के अंदर वो 3 क्वेश्चन 3 नंबर आपके पक्के करवा देते हैं और फिर एक नए चैप्टर पे फिर से चलेंगे। देखिएगा, रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, यानी रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब इनकी एक सिंपल सी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप एग्जाम हॉल में देखते ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बोले सर कैसे? तो चलिए आइए जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि रचना पे के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शंस दिए होते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए मारना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर जान लेते हैं कि रूढ़ शब्द की ट्रिक क्या है। देखिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो आपको जो नाम से छोटा लग रहा है, यानी जितना छोटा शब्द है ये, उतना ही छोटा ऑप्शन आपको ढूंढना है अपने एग्जाम हॉल में, अपने क्वेश्चन में। ऐसा बोले सर क्यों? अगर नहीं है, आपको ट्रिक पच रही है, तो वो दूसरी भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, वो भी बहुत सिंपल है। पहले जान लेते हैं कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ कहलाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, या कोई शब्द दे दिया, बोला कि भैया ये बताओ कि घोड़ा में कौन सा शब्द है, तो घोड़ा में जो शब्द है दोस्तों वो कौन सा होगा, तो रूढ़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका मतलब ये है कि आप इसके कोई खंड नहीं कर सकते। मतलब रूढ़ शब्द की क्या पहचान? जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता दोस्तों, वही आपका आंसर है। जैसे अगर मैं आपको घोड़ा का संधि विच्छेद करता हूं तो घो धनगड़ा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है? मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन क्या इसका अर्थ निकल रहा? अरे घोड़ा का भी क्या संधि विच्छेद होता? अगर चलो मैंने जबरदस्ती कर भी दिया, तो ये बताओ घो माने क्या होता है, अड़ा माने क्या होता है? आपको कि सर कुछ भी नहीं होता है। जबकि संधि विच्छेद की परिभाषा क्या है? संधि विच्छेद ये कहता है कि भाई अगर टूटेंगे दो शब्द तो वह क्या बनेंगे, उनके अलग अलग अर्थ होंगे। मेरी बात याद रखिएगा। जैसे अगर मैं पाठशाला को पाठ धनशाला, तो ये क्या है भाई, किसकी शाला? पाठशाला। विद्यालय में विद्या धन आलय, विद्या एक तरफ एक शब्द है, एक विद्या धन आलय, आलय का मतलब घर, जो विद्या का घर है। सिंपल सी बात है, यानी विद्या का आलय जहां पर विद्या प्राप्त होती है। तो ऐसे शब्दों का अगर रूढ़ शब्द से क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको छोटे मिलेंगे शब्द। घोड़ा, मुख, पास, कान, नाक, आग, इस तरीके के 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले जो शब्द है ना, ये दोस्तों आपके हमेशा रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। यौगिक क्या है? रूढ़ से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत दोस्तों यौगिक है। जो शब्द, यानी वहां पर आप देखते होंगे कि भाई जहां पर संधि विच्छेद ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। और यहां पर उल्टा, तो मतलब संधि विच्छेद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, मतलब योग से बनेंगे, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तभी बनेंगे। जैसे विद्या को मिला दो, आलय को मिला दो, विद्यालय बन गया। पाठ को मिला दो, शाला को मिला दो, पाठशाला बन गया, है ना। इस तरीके के सभी शब्द दोस्तों हमारे यौगिक कहलाते हैं। मतलब यौगिक का हमेशा संधि विच्छेद हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। जिनका संधि विच्छेद हो जाए दोस्तों, यही ट्रिक आपको लगानी है कि भाई जिनका संधि विच्छेद हो जाता है वो यौगिक कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे श्रम शब्द में, श्रम शब्दों में अगर श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ दिया जाए, जैसे परिश्रम में देखिए, परिधन श्रम को परिश्रम कर दिया, श्रम धन एक श्रमिक कर दिया, श्रम धनशील श्रमशील कर दिया। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं विद्यालय में, तो विद्याधन आलय, पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय, और राजपुत्र में राजा धन पुत्र। मेरी बात समझ में आई? तो दोस्तों यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि यौगिक शब्द वो शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद आप कर सकते हो, 2 भागों में आपस में उन्हें बांटा जा सकता है। ठीक है ना? तो चलिए अब जान लेते हैं तीसरे शब्द यानी योग रूढ़ शब्द को। योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं, यानी ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने हैं,
परंतु सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ट्रिक क्या है? सभी बहुब्री समास वाले जितने भी शब्द होते हैं वो दोस्तों योग रूढ़ होते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। हमने रूढ़ की, हमने यौगिक की, हमने आपस में ट्रिक जान ली। अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर जो चारों छयों जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें क्या ट्रिक है। लंबोदर समास बहुब्री तो शब्द भी योग रूढ़। गजानन अर्थात गणेश समास बहुब्री तो शब्द भी योग रूढ़। चंद्रशेखर शिखर पर चंद्रमा धारण समास बहुब्री तो आंसर योग रूढ़ भी हो जाएगा। इसी तरीके से बारह सिंघा 12 सींगों वाला एकमात्र प्राणी समास बहुब्री तो योग रूढ़। नीला है कंठ महाकाल समास बहुब्री तो योग रूढ़। चतुरानन 4 मुख है जिसके समास बहुब्री तो योग रूढ़। कोई समस्या, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से खत्म कर लिया। अब चलिएगा 3 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बनते हैं वाच्य से। देखिए कितनी अच्छी श्रृंखला में हम यहाँ पर आसान भाषा में बड़े शिद्दत के साथ पढ़ते जा रहे हैं और अपने पूरे होशो हवासों के साथ ये कह सकते हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। वाच्य क्या है? वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य से कैसे प्रश्न आते हैं? वाच्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये जान लेते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव, यानी कर्ता कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। अगर वह कर्ता की प्रधानता है तो वो कृतवाच्य, अगर वह कर्म की प्रधानता है तो वहां कर्मवाच्य, और अगर वह भाव की प्रधानता है तो वहां पर भाववाच्य। अब बात यहां पर नहीं फंसती है। क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये बताओ वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वहां पर हमें क्या लगाना होता है? वहां पर हमें 3 लगाना होता है। याद रखिए, एक कर्ता के आधार पर कृतवाच्य, एक कर्म के आधार पर कर्मवाच्य और एक भाव के आधार पर भाववाच्य। मेरी बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यही क्या है? वाच्य के भेद। ठीक है ना? तो अब हम एक एक को अगर हम देख लेते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कृतवाच्य को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिएगा कृतवाच्य क्या है। देखिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कृतवाच्य है क्या। कृतवाच्य यानी कर्ता प्रधान, जो भी होगा वो कर्ता होगा और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक वाक्य दे देगा, उसको देख के आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है, या आपसे कह देगा कि कौन सा कृतवाच्य है, ढूंढना है तो उसमें आपको कृतवाच्य ढूंढना है। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यानी मोहन केला खाता है, तो यह बताओ कौन केला खा रहा है? मोहन खा रहा है। अजय पुस्तक पढ़ रहा है, अजय पुस्तक पढ़ता है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों कर्ता, यानी सब्जेक्ट। मोहन केला खाता है तो मोहन इंपॉर्टेंट है, अजय पुस्तक पढ़ता है तो अजय इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर दिमाग कहां पर लगना चाहिए कि कर्ता अगर आवश्यक है तो वहां पर कृतवाच्य होगा। अरे भैया, ये वही चीज आप पढ़ रहे हो जो ऐसे इंग्लिश में आप एक्टिव और पैसिव पढ़ा करते थे। एक्टिव पैसिव को ही कृतवाच्य और कर्मवाच्य कहा जाता है। कितना आसान है। अब जैसे आप जिस तरीके से एक्टिव को पैसिव में बदलते थे ना, उसी तरीके से आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य देखिए। तो कर्मवाच्य क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो कर्म से पता चल रहा है कि जहां पर कर्ता होगा तो वो कृतवाच्य और जहां पर कर्म होगा वो कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर कि क्रिया के उस रूपांतर, यानी क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। VIMP पॉइंट। अगर कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य। डायरेक्ट क्वेश्चन परिभाषा से ही पूछा जा रहा है आजकल 3 सालों से कि अगर कर्म की प्रधानता है तो वो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन, कौन सा वाच्य होगा? तो वहां पर कर्मवाच्य। जैसे 3 एग्जाम्पल लेता हूं।
कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, किसी के द्वारा दी गई होगी, उसके उससे पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऐसे भी कह सकते हो। तो जब भी आपके कर्म इंपॉर्टेंट हो जाए तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। ये दिमाग में फीड कर लेना है मेरे लाल, ठीक है ना। चलिए, भाववाच्य, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में अगर सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं वो लास्ट वाले यानी भाववाच्य में ही पूछी जाती हैं। कह देता है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसा एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा वाच्य होगा। तो क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। यानी भाव जरूरी है तो भाववाच्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, श्याम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। मतलब कुल मिलाकर यहां पर इतना है कि इन वाक्यों में दोस्तों नहीं आ रहा है। तो ट्रिक लिख लीजिएगा कि अगर किसी वाक्य में नहीं आता है यानी नॉट का मेंशन होना आवश्यक है, यानी अगर किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो वहां पर हमारा डायरेक्ट 100% आंख बंद करके हमें क्या लगा देना है, भाववाच्य लगा देना है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ पूछता है तो वहां पर परिवर्तन के लिए दे देता है, कह देता है कि सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, इसमें बताओ कि कर्मवाच्य क्या होगा। यानी एक कर्तवाच्य दे देगा और कह देगा कर्मवाच्य क्या होगा। तो वो दो चार पॉइंट आपको हम बताते हैं कि देखिएगा, आपको पता होगा कि कर्मवाच्य में कर्म इंपॉर्टेंट है जहां पर द्वारा लगभग लगभग छुपा होता है या आता है। और कृतवाच्य, देखिए द्वारा तो हमेशा ही आता है कर्मवाच्य में, और कृतवाच्य में हमेशा इंपॉर्टेंट है क्या करता है, जो भी काम करेगा वो हमेशा कोई सब्जेक्ट काम करेगा, यानी इंपॉर्टेंट क्या होगा, आगे वाला। जैसे सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे तो सचिन इंपॉर्टेंट है, कौन जा रहा है, सचिन जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए कर्तवाच्य हो जाएगा। सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्म है, इसीलिए जाया जा रहा है। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या कौन पुस्तक पढ़ रहा है दोस्तों, तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन राकेश के द्वारा क्या पढ़ी जा रही, तो वहां पर पुस्तक पढ़ी जा रही, इसलिए यह कर्मवाच्य हो जाएगा। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, तो मित्र, भाई कौन विपत्ति में मदद करते हैं, मित्र करते हैं, और मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जा रही है, तो दोस्तों वहां पर आप याद रखें कि किसके द्वारा की जा रही है, मित्रों के द्वारा, लेकिन क्या की जा रही है, मदद की जा रही है किस, कहां पर, विपत्ति में, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिए। तो हमने ये पूरा चैप्टर सिद्धत के साथ पढ़ लिया। अब सिद्धत के साथ पढ़ेंगे वाक्य, जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये 8 वाक्य होते हैं। और डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है पिछले कई सालों से कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, यही पूछा जा रहा है। इसके अंदर तो छोड़ो, और इसके अंदर तो एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। पहला तो क्वेश्चन यही से बन जाता है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के दोस्तों 8 प्रकार होते हैं, 8 भाई होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। वाक्य के कितने भाई होते हैं दोस्तों, 8 भाई होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब बात आती है कि वो 8 भाई अगर हैं तो उनको हम किस तरीके से पढ़ें जिससे हम ट्रिकी वे में अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ट्रिकी वे में, जैसे वाक्य के प्रकार में पहला है विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है संदेहवाचक वाक्य, पांचवा है संकेतवाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां आज्ञावाचक, आठवां विस्मयादिवाचक। अब इनको बहुत तरीके से अगर देखा जाए, जिसमें इच्छावाचक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और जिसमें जो है आपका एक कहा गया, हाँ, संकेतवाचक। ये दो तो बहुत धूम आजकल मचाए हुए इंपॉर्टेंट है। आज्ञा तो सबको पता चल जाता है, प्रश्नवाचक देखकर प्रश्न आपको पता चल जाता है, कोई चीज मना की जाती है तो वहां देखकर मनाही वाला आ जाता है, जहां संदेह होगा वहां संदेहवाचक। लेकिन आपको ये 2 वाले और ये विस्मयादिवाचक, ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले विधानवाचक वाक्य देख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जब भी किसी वाक्य में किसी कार्य के होने का या किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है,
तो ये बताया जा रहा है कि रमा क्या कर रही है, या भारत की राजधानी क्या है, या राम अयोध्या के राजा थे। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो किसी के काम होने या करने का बोध होता है, वहां पर विधानवाचक एक सिंपल सेंटेंस होता है जो एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है। पूछा तो ये जाता है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि बाहर जाना मना है, बताओ कौन सा वाक्य होगा। 4 ऑप्शन दे देगा। तो बाहर जाना मना है दोस्तों, तो यहां पर जब किसी कार्य को निषेधात्मक रूप से देखा जाए, निषेधात्मक रूप से देखा जाए, जब किसी कार्य में निषेध होता है, मनाही होती है, वहां पर नेगेटिव सेंटेंस होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बाहर जाना मना है, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, बिजली कल तक नहीं आएगी। निगेटिव निगेटिव निगेटिव, सिंपल सी बात समझ रहे ना। तो यह है निषेधवाचक। नेक्स्ट वन कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस इतना जरूर पूछा जाएगा कि एक वाक्य दे देगा और डायरेक्ट कहेगा कि भाई इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। तो समझिएगा कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां रहते हो, इसकी ट्रिक क्या है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहां पर आपको प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है लगाना पड़ेगा। तुम कौन से स्कूल में, यानी कौन कब क्या कैसे, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं तो वहां पर आपको प्रश्नवाचक वाक्य लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है संदेहवाचक और संकेतवाचक, यानी संकेतवाचक और इच्छावाचक। इसके पहले हम संदेहवाचक और जान लेते हैं, यानी स्केप्टिकल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे शायद आज वर्षा होगी या शायद आज बारिश होगी, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो। मतलब जब हम संभावना करते हैं लेकिन कोई क्लियर नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई बारिश हो सकती है, शायद आज जो है मौसम अच्छा रहे, शायद वह कल चला जाए, शायद वह कल आ जाए, शायद वह रास्ते में मिल जाए। तो मतलब क्या है कि जहां पर आपकी संभावना या संदेह का बोध होता है वहां पर संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। संकेतवाचक वाक्य और जो आपका संकेतवाचक के बाद इच्छावाचक है, ये 5 और 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बच्चे को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत दे तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, तो एक क्रिया दूसरी पर आधारित है, यानी अगर बारिश हो जाती तभी पानी की कमी ना होती। यदि वर्षा हुई होती तभी कपड़े ना भीगते, या तो कपड़े भीग जाते, या यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे। भाई एक काम जब हो या ना हो उसी पर दूसरा निर्भर रहेगा। समय पर अगर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। सिंपल सी बात है कि भाई समय से पहुंचते तभी तो ट्रेन मिलती, वरना ट्रेन छूट जाती यार, और ट्रेन छूट गई तो मतलब समय से नहीं पहुंचे। तो यहां पर यह चीज समझाने वाली बात है कि कपड़े भीग रहे हैं तो वर्षा अगर होगी, अगर वर्षा होती तो पानी की कमी ना होती, अगर समय पर पहुंचते तो ट्रेन ना मिलती या ट्रेन मिल जाती। तो मतलब कहने का यह है दोस्तों कि अगर कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर पूरी तरीके से निर्भर हो वहां संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा दोस्तों, जहां पर आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लें सभी सेंटेंसेस। ये सभी क्या हो सकता है इनमें से ना पूछे, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, अगर तुम समय पर आ जाते तो इस टीचर आपको नहीं मारता। तो मतलब क्या है कि आपको दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि संकेतवाचक और इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या है? इच्छावाचक बहुत सिंपल है, बहुत शानदार ट्रिक है कि अगर आपको कोई भी आशीर्वाद देता है, कोई भी आपको प्रेम से कहता है कि भाई तुम्हें शुभकामनाएं, तुमको बधाई देता है, तुमको यहां पर जैसे आप यात्रा करने जाते हो और यात्रा करने के लिए आप कहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है ना, ये भी आपसे कहा जाता है। आपसे कहता है नववर्ष की शुभकामनाएं, आपसे कहता है कि ईद की मुबारक, दीपावली की मुबारक, दीपावली की जो है मुबारकबाद और होली की मुबारकबाद। तो इस तरीके से अगर हम चीजों को जोड़ते हैं तो हम वहां पर कहते हैं कि इच्छावाचक। मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, ये इच्छा है, तो ये इच्छा से हो गया।
आपकी यात्रा सुखद रहे। हम कहते हैं शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आशीर्वाद है। ईश्वर करे हमेशा आप खुश रहें, आप अपने कार्य में सफल हों, ये उम्मीद है और ये हमारा आशीर्वाद है। नववर्ष की शुभकामनाएं, जब शुभकामनाएं देते हैं, है ना, तो ये चीजें आपको इच्छावाचक में। आज्ञावाचक वाक्य यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तुम बाहर जाओ, आज्ञा का भाव है, इसलिए तुम बाहर जाओ। कृपया शोर ना करें, आज्ञा दी गई है कि शोर भैया नहीं होना चाहिए। एक गिलास दूध ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, चुपचाप बैठो। इस तरीके के सभी सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूं ये सभी आज्ञावाचक हैं। आज्ञावाचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जहां पर आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना जैसे भाव प्रकट होते हैं दोस्तों। और लास्ट है वाक्यों में, फिर हम अगले चैप्टर पर चलेंगे बेहतरीन तरीके से, जिसमें कह रहा विस्मयादि वाक्य या विस्मयादि वाचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। बहुत आसान है दोस्तों, जहां पर एक ट्रिक आपको लिख लेनी है, एक ट्रिक लिख लेनी है सिंपल सी, कि आपको यहां पर इस तरीके का सिंबल मिलेगा कि जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, ये विस्मय है, आश्चर्य है। वाह कितना मनोरम दृश्य है। उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। अरे ये कैसा, उफ कितना गंदा है। इस तरीके से, अरे आप कब आ गए। जहां पर आश्चर्य होता है, चिन्ह आपको नहीं बोलने, ये चिन्ह आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिएगा यहां पर अगले चैप्टर पर आते हैं, जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके 2 मिनट में तैयार करवा देते हैं। 2 क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं, हर चैप्टर में आपके 2-2 नंबर छुपे हुए हैं। रचना के आधार पर अगर पूछा जाए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 2 प्रकार के, यानी आपको बताए। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर वाक्य के अगर भेद की बात की जाए तो रचना के आधार पर वाक्य जो है यहां पर 3 कर लीजिएगा। 3 प्रकार के होते हैं, एक है सरल वाक्य, एक है संयुक्त वाक्य और एक है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य फटाफट लिख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से दोस्तों, या तो यहां से ही बनता है, यहां से और यहां से, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। यहीं से हमेशा पूछे भी जाते हैं और इनकी ट्रिक भी बहुत आसान है, बहुत आसान ट्रिक है। तो चलिए एक एक को जान लेते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद दोस्तों 3 होते हैं। एक सरल वाक्य है, एक मिश्र वाक्य है और एक आपका संयुक्त वाक्य है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरल वाक्य क्या होता है, परिभाषा देकर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये बताओ कि जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वो क्या कहलाते हैं? 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा। जब एक क्रिया हो, एक कर्ता हो, तो वह वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाएंगे। सरल को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। ट्रिक क्या है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। याद रखिएगा कि हर वाक्य, जैसे रमेश स्कूल जाता है, तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। हर वाक्य, चाहे आप कोई भी वाक्य आप दिमाग में बैठा लो, उस वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। जैसे रमेश बाजार जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि रमेश बाजार जाता है, बाजार जाता है, तो बताओ इसमें उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमेशा हमको लगता है कि बाजार जाना, नहीं, उद्देश्य हमेशा हिंदी में सब्जेक्ट यानी कर्ता ही होता है और बाजार जाना हमेशा विधेय होता है। चलिए सरल वाक्य में देखिएगा, राधा नाचती गाती है। सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य तुम बढ़कर, सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना और सरल वाक्य अंकित की कलम गिर गई। मतलब जहां पर एक उद्देश्य एक विधेय हो, जहां पर एक क्रिया और एक क्या हो, कर्ता हो, वहां पर सरल वाक्य होगा। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन संयुक्त वाक्य हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य, संयुक्त से आपको पता चल रहा होगा कि संयुक्त माने 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े होंगे। और इनकी ट्रिक क्या है कि अगर कोई वाक्य और से जुड़ा है, एवं से जुड़ा है, तथा से जुड़ा है, या से जुड़ा है, अथवा से जुड़ा है, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, तो दोस्तों याद रखिएगा यहां से जो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके इतने हैं ये,
और किंतु परंतु इंपॉर्टेंट है ये, और लेकिन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर बीच में ये सभी शब्द आ जाएं तो वहां पर आपको आंख बंद करके संयुक्त वाक्य लगा देना है। आपको मैं यहां पर थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। वह सुबह गया और शाम को लौटा, बताओ वाक्य कौन सा है? तो आपने देखा और आया है तो तुरंत संयुक्त वाक्य मार दिया। उसने बहुत, दो एग्जाम्पल लिख लो केवल। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु आया है तो तुरंत लॉक कर दो। बादल घिरे और मोर नाचने लगा, तुरंत लॉक कर दो। सूरज निकला और फूल खिल उठे, तुरंत दोस्तों लॉक कर दीजिएगा। मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है? बहुत अच्छे। मिश्र वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले किंतु एक वाक्य उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। दोस्तों मुझे परिभाषा नहीं याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से नहीं बनता। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये बनता है कि अगर एक एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। दोस्तों बहुत आसान सी ट्रिक है। अगर आपके वाक्य के बीच में की आता है, जो आता है, क्योंकि आता है, जितना आता है, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित है तो मिश्रित वाक्य। कैसे याद करोगे आप कहोगे तो बहुत सारे हैं। देखो जहां वहां एक साथ में, अगर जहां आएगा तो वहां उसी वाक्य में वहां भी आएगा। अगर उसी वाक्य में जिधर आया तो उसी वाक्य में उधर भी आएगा। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम मिल जाते तो मजा ही आ जाता। यद्यपि आएगा तो तथापि आएगा, जब आएगा तो तब आएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है? अगर कोई वाक्य की से जुड़ा हो, क्योंकि से जुड़ा हो, अगर किसी वाक्य में कॉमा बीच में लगा हो तो दोस्तों मिश्र वाक्य होता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, की से जुड़ा है, आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, आंसर मिश्र। ज्यों ही त्यों ही, यहां त्यों ही क्योंकि यहां पर कामा त्यों ही का काम कर रहा है। अगर कामा लगा है तो भी मैंने बताया कि कॉमा लगा है तो आपका मिश्र वाक्य। वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। मेरी बात समझ रहे ना? तो हम यहां पर ये देखिए, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को मैं काट देता हूं, जिससे आप कंफ्यूज है तो मिश्र वाक्य, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूं, ज्यों ही वह गया त्यों ही ट्रेन छूट गई। जैसी करनी वैसी भरनी। सेंटेंस दे दे और पूछ दे भाई वाक्य क्या होगा, तो दोस्तों वहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है, फिर उसके बाद अपन चलेंगे क्या, फिर उसके बाद समास पर चलेंगे। 3 स्लाइड में और चीजें आप देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा कि जो रचना के आधार पर वाक्य को बदला जाता है, कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में कैसे बदले, सरल वाक्य को सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में कैसे बदले, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में कैसे बदले। ये लिखना नहीं, आपको समझना है। देखिए यहां से समझिए, अगर सरल वाक्य दिया जाए क्वेश्चन में, कहे राधा नाचती गाती है, तो ये बताओ संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो आपको पता है कि संयुक्त वाक्य में और आता है, तो ऑप्शन में बस और ढूंढना। संयुक्त वाक्य अगर छांटने को पूछे तो और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए ऐसे वाक्य ढूंढना। तो राधा नाचती और गाती है हो गया। सरल वाक्य में अगर पूछा जाए मोहन हंसकर बोला, और ये बताओ कि इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो मोहन हंसा और बोला। 2 वाक्य और से जुड़ गए, संयुक्त हो गया। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, और दोस्तों ये इसमें पूछा गया है कि यहां पर संयुक्त वाक्य आपको बताना है, संयुक्ति कर लीजिएगा। सूरज निकला और फूल खिल उठे, सिंपल सी बात है। मजा आया ना? चलिए अब हमने संयुक्त सीख लिया, अब संयुक्त से सरल देख लेते हैं। सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। अगर मैं आपसे कुछ भी ना इसमें चेंज करने को बोलूं, मैं आपसे इतना ही कह दूं कि सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है, इसमें बताओ कौन सा वाक्य होगा, तो आप यही कहोगे कि इसमें लेकिन आया है ना, तो इसलिए ये संयुक्त हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं सरल कर दूं तो सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। इतना कठिन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। निधि रात भर पढ़ती रही या पढ़ती है, ताकि वाले सभी संयुक्त में। निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है, क्योंकि जब एक क्रिया और एक कर्ता हो तो वहां पर सरल होगा। अभिलाषा ने रोना शुरू किया, और से जुड़ने वाला हमेशा संयुक्त होता है। बेहोश हो गई, सरल को चेंज करोगे तो अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई, बात खत्म।
और लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों, ये फिर समास पर चलते हैं कि मिश्र वाक्य है तो उसको सरल वाक्य में कैसे जोड़ेंगे। मिश्र वाक्य क्यों मैंने ये आपको बताया, देखिए मिश्र वाक्य को चेंज ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये कैसा है। जैसे सेंटेंस को चेक करते हैं, जब भी मैं विकास के घर गया कॉमा लग गया तो तुरंत आपका दिमाग जाएगा कि कॉमा वाला मिश्र वाक्य होता है। विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, लो सरल में चेंज हो गया। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है कॉमा लग गया, वह नया है, तुरंत आप कहोगे कि इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है, लो, न तो और आए, न तथा आए, न कॉमा आए, न किंतु परंतु, तो वो तो सरल हो ही जाएगा।